but the results come of your action. But if you do nothing, नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन .com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। विश्व का एकमात्र टॉयलेट म्यूजियम यह स्थापित है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के द्वारा। दो 2023 का 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती शायद पिछले 50 वर्षों में पहला दिन ऐसा होगा जब इस सुलभ शौचालय आंदोलन के जो संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक नहीं रहेंगे। मैं बिंदेश्वर पाठक को पिछले 50 वर्षों से जानता हूं। सन 1973 में जब देश स्वतंत्र भारत अपना 26वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, बिहार के एक कोने का एक ब्राह्मण आरा शहर में पैखाना उठाया, शौचालय का निर्माण किया। 73 से 2023 इस 50 वर्षों में बिहार का वह बिंदेश्वर पाठक न जाने बिहार के गली कूची से लेकर विश्व और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 1 लाख से अधिक शौचालय बनाए। आज देश में जब शौचालय के लिए या स्वच्छता के लिए एक आंदोलन चल रहा है पिछले 10 वर्षों में, इस आंदोलन की शुरुआत आज से 50 वर्ष पहले हुई और मैं चश्मदीद गवाह भी हूं। मैं सन 77 से डॉक्टर पाठक के साथ जुड़ा हूं, जिस समय मैं इंडियन नेशन आर्यावर्त पटना में काम करता था। सत्तर के दशक में जब पटना के एग्जीबिशन रोड पे एक शौचालय का निर्माण किया गया तो पटना के लोग बहुत ही ज्यादा आलोचना की कि एक ब्राह्मण शौचालय का निर्माण कर रहा है। अब भ्रष्ट हो, बहुत तरह की बातें हुई थी। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी पटना के आकाशवाणी के पास से पैदल चले आ रहे थे, उन्हें शौचालय लगा। यह लघु नहीं, दीर्घ शंका के लिए वो बहुत ज्यादा छटपटाने लगे। उस जमाने में आकाशवाणी पटना से एग्जीबिशन रोड पे आने के लिए उन्हें 30 नए पैसे रिक्शा वाले को देना पड़ा। रिक्शा से वो आए और वहां फिर 5 नए पैसे में वो दीर्घ शंका से निवृत्त हुए। कुल खर्च 35 नया पैसा। बाबूजी इस बात को सोचकर यह कहे कि एक ब्राह्मण अगर इस तरह की सेवा भावना के साथ शुरुआत किया है तो शायद बहुत दूर यह ब्राह्मण जाएगा। मेरे पिताजी का देहांत करीब 31 वर्ष पहले हुआ। सन 1973 में जब स्वतंत्रता आंदोलन का 26वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था, उस समय स्वच्छता के मामले में या शौचालय के मामले में जिसकी बुनियाद बिहार के आरा शहर में पड़ी, वह व्यक्ति स्वाधीनता का जब 76वां वर्षगांठ हो रहा था तो अपने परिसर में झंडोत्तोलन कर रहा है और उसी झंडोत्तोलन के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई और वे अंतिम सांस ले लिए।
अखबारवाला का यह 154वां श्रृंखला दिवंगत डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को समर्पित है। स्वतंत्र भारत में शायद आने वाले दिन 2 अक्टूबर का यह पहला अवसर होगा जब गांधी जयंती, गांधी के जन्मदिन पे डॉक्टर पाठक नहीं होंगे। गांधी के जो थॉट और परसेप्शन था, उनकी जो विचारधारा गांधी की थे, उस विचारधारा को अगर वास्तविक रूप से किसी एक व्यक्ति ने अनुवादित किया, जमीनी सतह पे उसे लाया, तो वह डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक थे। यह बात नहीं है कि शौचालय के मामले में विगत 10 वर्षों या उससे अधिक, जब से सुलभ शौचालय धीरे धीरे बाजार में आने लगा, सुलभ शौचालय को देख के लोगों के मन में, खास करके जो कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें लालच आने लगा और इसमें विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रियाएं शुरू हुई। सन 1977 से लेकर 2023 तक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक या उनका सुलभ एक सांस सुलभ की स्थापना के लिए या पूरे भारतवर्ष में सैनिटेशन मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए बिताए। जीवन के अंतिम सांस में भी, जिस दिन 15 अगस्त 2023 को जब एक तरफ झंडोत्तोलन कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी और वो अस्पताल में जाने के बाद मृत्यु को प्राप्त की। बहुत सारे सवाल उठते हैं। एक पहला सवाल ये था कि जिस जगह में उन्हें तबीयत खराब हुई, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सुलभ का पहाड़ी इलाका है, उनके ऑफिस के बाहर में सड़क पे मैं हूँ। यहाँ से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की दूरी बहुत अधिक है। जिस अवस्था में उनकी तबीयत खराब हुई थी और जितनी तबीयत खराब हुई थी, उस तबीयत खराब की स्थिति में उन्हें एम्स ले जाना शायद गलत हुआ था। यहाँ से द्वारका में भी बहुत बेहतरीन अस्पताल हैं फर्स्ट एड, ताकि वहाँ पे पहुँच के आगे की कार्रवाई हो जाती। ऐसा नहीं हुआ। खैर, आज पाठक साहब नहीं है। बिंदेश्वर पाठक मानवाधिकार के लिए या शौचालय के लिए पूरे भारतवर्ष में पिछले 50 वर्षों में जितना कार्य किए, यह कार्य शायद आने वाले दिन में दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, चाहे वो उनका पुत्र ही क्यों नहीं हो। इस संस्था में शुरू से सन 73 के बाद से आज तक समाज के विभिन्न तबके के लोग जुड़े, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, क्या वैश्य, हर एक लोग चाह रहे थे कि समाज का यह जो क्षेत्र है, शौचालय का जो क्षेत्र है, जो एक प्रमुख है मनुष्य के लिए, उसे किस तरह से बेहतरीन बनाया जाए, और उसका नेतृत्व किए थे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। संस्था का निर्माण हुआ, सभी लोगों का इनका साथ हुआ। इस संस्था में उत्तरोत्तर जैसे जैसे समय बीतता गया, उत्तरोत्तर संस्था में जो पैरासाइट्स है, जो परजीवी लोग हैं, आमतौर पे जब लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो वो किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। लेकिन नौकरी मिलने के बाद यह मानव का स्वभाव है कि वो अपने ही संस्था के बारे में, अपने ही संस्था के जो प्रबंधक हैं या उनके बारे में, संस्था के क्रियाकलाप के बारे में आलोचना शुरू कर दे।
यह तय था कि इस संस्था में काम करने वाले 80% लोगों को बाहर में नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन वो संस्था की बुराई या फिर पाठक जी का बुराई या विभिन्न प्रकार की जो आलोचना है वो करना प्रारंभ की। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक अपने जीवन काल में कभी भी ना नहीं कहे। यह उनका एक व्यक्तिगत गुण था और उसी ना कहने के कारण ही भारत के जितने लोग थे, समाज के जिस तबके के लोग थे, वो उनसे जुड़ते गए। लेकिन एक मानव, एक मनुष्य की जो एक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति का सुलभ भी शिकार हुआ, बिंदेश्वर पाठक भी शिकार हुए। यहाँ पैरासाइट्स ज्यादा जन्म नहीं ले लगे। यहाँ बहुत सारे लोगों का कहना है, वैसे सभी लोग खुलकर कोई नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहना ये है कि यहाँ ऐसे सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों नहीं हजारों लोग होंगे जो सुलभ के रोल पे तो हैं, सुलभ के लिए नौकरी तो करते हैं, लेकिन जो उत्पाद होना चाहिए, उनसे जो सुलभ को लाभ होना चाहिए वो नहीं है। परिणाम ये हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर पाठक की मृत्यु से कुछ पहले से ही बहुत सारे लोग या तो छोड़कर चले गए। एक परिस्थिति का निर्माण हुआ जिस परिस्थिति में या तो वो छोड़ के चले गए या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कहा गया कि वो छोड़ के जाए। डॉक्टर पाठक पिछले 73 से लेकर करीब करीब 2021 तक उनके मन में एक था कि भारत सरकार में जितने भी उच्च अधिकारी हैं, खास करके आईएएस लोगों को अपने संस्था में जगह दें। लेकिन आईएएस लोग यहाँ आने के बाद, संस्था में मोटी मोटी रकम लेने के बाद भी उनसे जो एक आउटपुट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बाद में वो भी मनुष्य, एक मानव जो प्रकृति है, उस प्रकृति का शिकार हुए और फिर उनकी जो विचारधारा, उनका जो क्रियाकलाप था, कुछ ऐसा हुआ जो संस्थान के हित के लिए नहीं। कहा जाता है कि पिछले 50 वर्ष में सुलभ में कुछ ऐसे तत्वों का अभ्युदय हुआ, कुछ ऐसे लोग यहाँ जन्म लिए जो एक मिडिल मैन, एक मीडिएटर के रूप में काम करने लगे। यहाँ काम करने वाले हर एक कर्मचारी यह चाहते हैं कि अपने दुख सुख को अपने संस्था के जो मालिक है डॉक्टर पाठक को बताएं। यह सिर्फ सुलभ दिल्ली ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ सुलभ है वहाँ सभी लोगों की इच्छा थी कि वो अपनी बात अपने मालिक को बताएं। लेकिन बीच में जो मीडिएटर, बीच में जो अधिकारी, जो बीच में नौकरी मिली, वो सभी लोग इस कदर हावी होने लगे कि एक छोटे कर्मचारी की बात वहां तक नहीं पहुंच पाती थी और यहीं से शुरू हुआ एक तरह से आधिकारिक रूप से दबंगता। वैसे ये खुलकर कभी नहीं आया कि यहाँ जो अधिकारी लोग हैं वो छोटे कर्मचारियों का शोषण करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहना भी चाहे थे, लेकिन उनकी बात, जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी बात ऊपर तक नहीं जा पाती थी, क्योंकि जो बीच वाले अधिकारी हैं वो वहां तक पहुंचने नहीं देते थे। इसका परिणाम ये हुआ था कि बहुत सारे कर्मचारी, जो छोटे कर्मचारी हैं, भारतवर्ष में तकरीबन 1 लाख से अधिक शौचालय है, उस शौचालय में बैठने वाले जो लोग हैं
वो नाखुश थे। उनकी बात डॉक्टर पाठक तक नहीं पहुंच पाती थी। अपने अपने क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उन तक बात पहुंचाने के बाद वो अधिकारी कभी भी उनकी बात को मालिक तक नहीं पहुंचने दिए। परिणाम ये हुआ कि दोनों के बीच में एक खाई बनता गया और वो खाई इतना अधिक हो गया कि सुलभ के लिए एक नकारात्मक सोच का जन्म हो गया। पटना में दरभंगा के महाराजा डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह के दो अखबार थे, आर्यावर्त और इंडियन नेशन। आर्यावर्त और इंडियन नेशन अखबार में जो सबसे बड़ी कमजोरी, उसको बंद होने को, उसको नस्त नाबूद होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह था कि उस अखबार में दरभंगा राज के या मिथिला के इतने सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे लोग थे जिनका उत्पादन नहीं था, लेकिन वो संबंधी थे, इसलिए दफ्तर में नौकरी मिलते चले गए। और परिणाम ये हुआ कि जिस दिन इंडियन नेशन आर्यावर्त बंद हुआ उस दिन कोई भी व्यक्ति उसके लिए आगे नहीं आया। सुलभ के साथ भी यही बात है। डॉक्टर पाठक का न कहने के कारण सुलभ में इतने सारे लोगों का, संबंधियों का, दूर से संबंधियों का यहाँ वर्चस्व हो गया, यहाँ नौकरी में आने लगे कि जो छोटे कर्मचारी हैं, जो छोटे छोटे जगह पे जो सुलभ का एक बुनियाद था, भारत में 100 या 1 लाख के करीब जो शौचालय वहां पे बैठने वाले लोग, इसके बीच में ये काम करने लगे और परिणाम ये हुआ कि वो पैरासाइट होकर सुलभ को जिस ऊंचाई तक जाना चाहिए था वो नहीं जा सके। आज सुलभ पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जिस ऊंचाई पे है, उसमें अगर किसी का योगदान है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का। उन्होंने सिंगल हैंडेडली बिहार के आरा के शहर से पटना के रास्ते दिल्ली में अपनी कामयाबी का इतिहास रचा। सुलभ में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के साथ जो मेरा मानना है, उन्होंने सेकेंड लाइन जो ऑफिशियल्स होना चाहिए, अपने फैमिली का हो या अन्य, वो सेकेंड लाइन तैयार करने में बिल्कुल फेल करे। 3 बच्चे में दोनों बेटियां कितनी पढ़ी लिखी हैं ये सभी लोग जानते हैं। बेटा भी बहुत अधिक जो तकनीकी ज्ञान होता है, जो तकनीकी की पढ़ाई होती है या जिस चीज़ में सुलभ इतना महारत ही हासिल किए डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, वो महारत शायद उनके बेटे में नहीं। सवाल ये सिर्फ है कि इसे जनरेशन का भी अंतर कर सकते हैं कि जनरेशन में इनकी पीढ़ी, जो आज की पीढ़ी है, जो बिंदेश्वर पाठक के डेथ के बाद जो नई पीढ़ी इसको संभाले, वो कितना हद तक इसमें सार्थक हो सकते हैं। इस कहानी को करने के लिए मैं आज सुलभ के परिसर में आया। हमारी इच्छा थी कि डॉक्टर पाठक के जो पुत्र हैं, जो इसके देख रेख करने का अब उनके ऊपर दायित्व है,
उनसे मुलाकात हो, उनसे पूछो कि अब क्या स्ट्रेटेजी होगा। क्योंकि दो बातें हैं, धीरूभाई अंबानी बहुत अधिक संपत्ति छोड़ के गए, लेकिन धीरूभाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी उस चीज को आगे ले गए, वहीं अनिल अंबानी उस चीज का खत्म हो गया। तो सवाल यह है कि जिस धरोहर को, जिस एक सामाजिक बदलाव को, जो अमानत डॉक्टर पाठक ने क्रिएट किया पिछले 50 साल में, वो कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं। डॉक्टर पाठक के साथ जो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि डॉक्टर पाठक को भीड़ पसंद था, वो लोगों के बीच में रहना चाहते थे, वो लोगों से मिलना जुलना चाहते थे। आज जब मैं इस परिसर में आया और यहाँ उपस्थित जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से मैं मिला, जो दूसरे अधिकारी मिलने और मिलाने में बीच की कड़ी हैं, उनसे कहा, तो जवाब नकारात्मक है। शायद इस कहानी में मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि आज़ादी के बाद या सुलभ के शुरुआत के बाद पिछले 50 वर्ष में शायद यह आगामी 2 अक्टूबर पहला दिन होगा जब गांधी जयंती या गांधी के जन्मदिन पर डॉक्टर बिंदुसार पाठक जीवित नहीं होंगे। और चूंकि बिंदुसार पाठक अब है नहीं, उनके पुत्र इस चीज को संभाल रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही थी कि मैं उनके पुत्र से मिलके एक इस विषय पे पूछूं कि क्या होगा। और सारे कार्यक्रम उधर हो गए। सिर्फ अभी 2 लाइन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, यह मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या काम किया है, यह पूछो तुमने देश के लिए क्या काम किया। गांधी का सपना था महिला ढोने की प्रथा समाप्त करना और खुले रूप में शौच की प्रथा समाप्त करना। हम लोगों ने अथक प्रयास करके दोनों गांधी के सपनों को पूरा कर दिया है। और आज ये भगवती जी जिंदा फराया है। हर साल एक आदमी को चुनते हैं जो पे हम लोग को देते हैं। तो आज 2003 तक भगवती जी मेरा ढोई थी और नर्क में थी, आज स्वर्ग में है। और हमने एक नई परंपरा शुरू की है कास्ट सिस्टम की, जिसमें हॉरिजॉन्टल थ्योरी हमने कहा है। तो अब सभी लोग बराबर हैं। पहले वर्टिकल था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब है हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया कि सभी लोग बराबर हैं। और जब संविधान के अनुसार हम स्वतंत्र हैं किसी धर्म को अपनाने की, धर्म की व्याख्या हमने की है, तो समय भी नहीं है। तो जब धर्म अपना सकते हैं अपने सुरक्षा से, तो जाति क्यों नहीं। तो हमने नई थ्योरी निकाली है। अब ये सभी जो है ये अब ब्राह्मण कहलाती है अनबन टॉप में। ऐसा जो नहीं है कहा तो ये उनको परिश्री मिला 2021 में इन हिसाब से मुख्यमंत्री मिली और रावंती के हजारे से सूचना इनको आई। राष्ट्रपति जी ने इनको 2021 में पद्मश्री से नवाजा और पूजा भी है, टॉक से है, उसको पद्मश्री नहीं मिला है, तो अभी बहुत अच्छे से काम करती है। तो अब बाकी चर्चा हम वहाँ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आज भगवती जी के लिए जोर से ताली बजाई जाती है। जो डॉक्टर लोग हैं, जो इन डॉक्टर पाठक से बहुत करीब थे या करीब अपने को मानते हैं, उनका कहना है कि जब 13 तारीख को वो पटना से दिल्ली आए थे, उस समय हवाई जहाज में ही उनको थोड़ा सा पेन हुआ था। वो पेन माइल्ड अटैक भी बोल सकते हैं।
लेकिन 14 को फिर किसी कार्यक्रम में लगे और 15 तारीख को 15 अगस्त का कार्यक्रम लगा और वो जो तबीयत खराब हुई थी वो तबीयत एग्रीवेट कर दी और यहाँ से एम्स जाने में जो समय लगा और फिर अंतिम सांस। संस्थान में वीरानियत, लोग भले कहते हैं कि कुमार दिलीप या डॉक्टर पाठक के पुत्र इस संस्थान को चला लेंगे, लेकिन अंदर में जितने लोग काम कर रहे हैं या इस परिसर के अंदर जो एक चहलकदमी होती थी, जो एक अट्रैक्शन होता था, जो एक खिंचाव होता था, वो खिंचाव नहीं है। डॉक्टर पाठक को मरे हुए महज 45 दिन हुए हैं, लेकिन आज सुलभ का यह परिसर पूरा वीरान है। सुलभ में जो अंदर लोग काम कर रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, उनका कहना है कि जब डॉक्टर पाठक 2018 में बीमार पड़े तो बीमारी के समय में इस कार्यालय को देखरेख करने का पूरा दायित्व उनके पुत्र कुमार दिलीप ने उठाया था और वहीं से उनकी एक तरह से एक अभ्यास शुरू हुई थी। सुलभ को जन्म से लेके अभी तक जिस तरह से सुलभ का अपना व्यक्तित्व डॉक्टर पाठक ने बनाया या सुलभ के साथ में डॉक्टर पाठक अपना व्यक्तित्व बनाया, इन दोनों का जो तारतम्य या दोनों का जो तालमेल था, वो तालमेल कुमार दिलीप कितना तक कर पाएंगे यह कहना बहुत मुश्किल है। वैसे संस्थान में काम करने वाले जो बुजुर्ग लोग, उसमें अधिकांश लोग या तो चले गए या फिर ईश्वर को सिधार गए, लेकिन जो अभी भी हैं उनका यह कहना है, उनका यह सोच है कि अगर डॉक्टर पाठक की बहू, औसतन इनके परिवार में जितनी भी शिक्षा का प्रचार प्रसार या शिक्षा की का गुण है वो उनकी बहू में अधिक है। यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन, डॉक्टर कामेश्वर सिंह दरभंगा के महाराजा, पहले भारतवर्ष में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अधिक योगदान उनका रहा। भारतवर्ष में अनेक विश्वविद्यालय को खोलने में वो सामर्थ्य अपना दिखाए और विश्वविद्यालय खोले, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो। लेकिन एक जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने परिवार में, दरभंगा राज के जो महाराजा का परिवार था, उसमें शिक्षा का प्रचार खास करके महिलाओं में नहीं हो पाया। महिला शिक्षा का जो प्रचार होना चाहिए वो दरभंगा राज में नहीं हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि महाराजा की मृत्यु के बाद कोई भी महिला अगर चाहती, खास करके जो महारानी है, अगर वो चाहती तो उस चीज को बचा पाती थी। यहाँ सुलभ में भी लगभग वही स्थिति है। सुलभ का अंपायर कितना बड़ा है यह कहना बहुत मुश्किल है। हजारों करोड़ संपत्ति का सुलभ मालिक है। वैसी स्थिति में डॉक्टर पाठक की पत्नी कितनी शिक्षित है या वो संभाल पाएंगे यह भी कहना बहुत मुश्किल है। साथ ही डॉक्टर पाठक की दोनों बेटियां शिक्षित होने के बाद भी सुलभ को संभाल पाएंगे नहीं पाएंगे यह कहना मुश्किल है। डॉक्टर पाठक के पुत्र कुमार दिलीप साहब, उनकी जो सोच है वो सोच सुलभ के सोच से तालमेल खा पाएगा या नहीं यह कहना मुश्किल है। लेकिन
जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग यहाँ काम करते हैं, बुजुर्ग, उनका कहना है कि डॉक्टर पाठक अपने जीवन काल में बहुतों बार अपनी बहू को साथ रखे। संभव है कि उसकी शिक्षा या उसकी सोच को मद्देनजर डॉक्टर पाठक ये सोचते होंगे कि उनके जाने के बाद इस कार्य को उनकी बहू करे। अब सवाल ये है कि क्या सुलभ में डॉक्टर पाठक या उनके घर में और महिलाओं की उपस्थिति होने के बावजूद कुमार दिलीप की पत्नी को सुलभ संचालन के लिए दायित्व दिया जाएगा? अगर दिया जाता है तो इससे बेहतर पहल नहीं कुछ और हो सकता है, क्योंकि यह अंपायर जितना पिछले 50 साल में बना है, इस अंपायर को बचाना, इसका जो गुण है उसे बचाना हर एक लोगों का काम है। ताली बजाओ। ठीक है, हो गया। Thank you, sir. Thank you.